Good afternoon, friend. As we are going to study about this coordination compounds, mainly in plus 2 chemistry, we are going to deal with few things. Okay, I'm marking it here, which we are to know, which we are supposed to know. They are postulates of Werner's theory. Yesterday we have studied about the postulates of Werner's theory. There is a 5-mark question that we have to study. And the second thing we are going to study is what are coordination entity, central metal ion or ligand, coordination number, coordination sphere, and polyhedron. Homoleptic and heteroleptic, yesterday I have covered. Homoleptic as well as heteroleptic I have covered yesterday. So yesterday we have studied about postulates of Werner's theory, central atom, coordination entity we have studied, then coordination sphere also we have studied, coordination number we have studied, and coordination polyhedron. All those things we have studied yesterday itself. But again, I will be explaining to you in a better way here today. So pay attention in what we are learning today. Okay. I'm telling you one thing first here, that is a complex compound. As soon as you hear the word complex, that means metal plus ligand. It is a combination of metal plus ligand is called a complex. मेटल प्लस लाइगेंड. अगर मेटल के साथ लाइगेंड का जुड़ाव है, संबंध है, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स करके. ठीक है. और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मतलब क्या है? अगर लाइगेंड जो रहता है वो मेटल के लिए दो इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन जो है लाइगेंड से मेटल की ओर आया है, तो उसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अर्थ हो गया जब मेटल से हमको मेटल के लिए लाइगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिया. कितना इलेक्ट्रॉन दिया? वन लोन पेयर. वन लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिया है. लोन पेयर, पेयर मतलब 2, लोन मतलब 1. ठीक है. एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन अगर लाइगेंड ने मेटल को दिया तो उसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ठीक है. उसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करके. यहाँ पर एक विशेषता मैं बता रहा हूँ, देखिएगा. ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ इस प्रकार की विशेषता है हम लोग के पास. वो है, देखिए, जैसे हम लोग जान गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब क्या है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब क्या है. ये कंपाउंड सब कहाँ पर हम लोग को ज्यादा प्रयोग हो रहा है? ये कंपाउंड ज्यादातर कहाँ प्रयोग होता है? मतलब हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल में, हीमोग्लोबिन में और विटामिन B12 में. क्लोरोफिल में इसका काम होती है, हीमोग्लोबिन में उसका काम होती है और विटामिन B12 में काम होती है. मैं बोला था पहले ही आप लोगों को, क्लोरोफिल मतलब क्या है? क्लोरो मतलब ग्रीन करके मैं हम लोग बोले थे, फिल मतलब रंग करके हम लोग पढ़े थे. इसलिए क्लोरोफिल मतलब क्या है? ग्रीन कलर का रंग. मतलब किसी भी चीज का रंग देने के लिए जो भी धातु प्रयोग होती है, जो भी लाइगेंड के साथ होता है, मतलब कलर्ड कंपाउंड दिखाने के लिए उनको क्या चाहिए? मेटल प्लस लाइगेंड दोनों की जरूरत है. और हीमोग्लोबिन, हीम मतलब आयरन बोल के मैं पढ़ाया था. ग्लोबिन वर्ग आप लोग जानते हैं, आप लोग ग्लोबुलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं बायोलॉजी में. मतलब जो भी हमारे शरीर के वाइटल बॉडी है, जिसका लिक्विड जो ब्लड के माध्यम से चलता है, उसको हम लोग कह रहे हैं हीमोग्लोबिन करके. हीमोग्लोबिन ब्लड में रहता है. ब्लड का रंग लाल इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि उसमें क्या है? हीम ग्रुप है. हीम कहाँ से आया? आयरन से आया बोल के आप लोगों को पता है. और विटामिन B12 में भी हीम ग्रुप का ज्यादा महत्व है. उसको भी आप लोग देख लेंगे. ठीक है. तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पहली बार कौन पता लगाया? वर्नर नामक एक साइंटिस्ट ने पता लगाया है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में. वर्नर नामक एक साइंटिस्ट ने पता लगाया. इसका ये थीसिस था. मतलब आप लोग बोलते हैं ना डॉक्टरेट, जैसे आप लोग इंटर खत्म किए, उसके बाद कॉलेज खत्म किए, उसके बाद MSc खत्म किए, उसके बाद 3 या 4 साल का पढ़ाई होती है डॉक्टरेट करके. मतलब उस क्षेत्र में वो मान्यवर बनते हैं. ठीक है. उस क्षेत्र में वो पढ़ाई करते समय उन्होंने क्या किया? पहली बार ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेके बताया. पहली बार. ठीक है. ये 3 साल में ही ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पता लगा लिया, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए बहुत समय लग गया. जैसे उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ. एक छोटा सा कहानी है. ये क्या है? एक बार क्या हुआ, सब साइंटिस्ट लोग क्या किए? सबके सब साइंटिस्ट लोग एक जगह इकट्ठा हुए. ठीक है. क्या के लिए इकट्ठा हुए? मनुष्य के बारे में कुछ परिभाषा देना है उन्हें.
मनुष्य के बारे में कुछ परिभाषा देना है उन्हें। तो एक साइंटिस्ट ने कहा हाँ मनुष्य को इस प्रकार कह सकते हैं, किस प्रकार बोल के दूसरा जन पूछता है तो ये कहता है a person without wings, a person with two legs कहा, पहली बार कहते इसमें उन्होंने कहा person with two legs, मतलब जिसके पास दो पैर है उसे मनुष्य कहा जा सकता है बोला, जिसके पास दो पैर है उसे मनुष्य कहा जा सकता है बोल के बोला परिभाषा। तो सबको ही मंजूर हो गया, हाँ हाँ ठीक है, सबके पास तो दो ही पैर है, सब अपना पैर को देखा, दो दो पैर केवल है, चार तो नहीं है किसी का, इसलिए हाँ ठीक है ये परिभाषा ठीक है बोल के बोला। बीच में क्या कर दिया, एक आदमी केवल वहां से निकल पड़ा, दौड़ के बाहर निकल गया और एक बोरा में कुछ लेके आया, बोरा में ले आके क्या किया, एक टेबल के बीच में उस बोरा को रख के वो जो बोरा जो है उसको खोला तो वहां पर मुर्गी एक तो खड़ा है, मुर्गी एक तो खड़ी है। अगर मुर्गी को देखें तो मुर्गी का कितना पैर है, दो पैर जो है। तो ये लोग क्या कर दिया, अरे बाबा तुमने तो कहा जो दो पैर का जो भी जानवर है वो सबके सब मनुष्य हो सकता है बोल के, तो देखो यहाँ पर मुर्गी को लाया है ये, इसका भी तो दो पैर है, इसका मतलब हम लोग का परिभाषा जो है वो गलत है, परिभाषा जो है गलत है बोल के। तो क्या किया, फिर एक बार बैठक बुलाया गया है, फिर पूरा बातचीत किया और बोला दो पैर वाला जानवर जिसके पास पंख नहीं रहता उसे मनुष्य कहा जाएगा बोला, दो पैर वाला जानवर जिसके पास पंख नहीं रहता उसे मनुष्य कहा जाएगा बोला। तो फिर वही आदमी बोरा लेके फिर दौड़ पड़ा, फिर वही आदमी बोरा लेके दौड़ पड़ा। तो लोग सोचे क्या हो गया भाई, ये बार बार दौड़ता जा रहा है, बार बार दौड़ता जा रहा है बोले। ये आदमी चला गया, जाके वो क्या कर दिया, मुर्गी को ही लेके आया लेकिन पंख को काट के, पंख को काट दिया, दोनों पंख को काट दिया और मुर्गी को लेके आया और लाके दिखा रहा है यहाँ पर देखिए अभी इसको। तो लोग देख रहे हैं इसका तो दो पैर है लेकिन पंख नहीं है, इसका मतलब ये भी हो सकता है क्या, ये मनुष्य हो सकता है क्या। तो लोग सोचे मनुष्य की परिभाषा देना थोड़ा सा मुश्किल है। देखें मैं इस कहानी को मैं इसलिए बताया आप लोगों को, कुछ भी चीजों के बारे में परिभाषा देना और उसके बारे में पता लगाना ये साइंटिस्ट लोगों का बड़ी काम रहता है। बातचीत में हम बोल सकते हैं मैं गोरा हूं बोल के, मैं गोरा हूं बोल रहा हूं मतलब भी मुझे प्रूव करना पड़ता है किन किन तरीकों में मैं अपने को गोरा कर रहा हूं बोल के, क्या काला कर रहा हूं, किन किन तरीकों में, और उन तरीकों को मैं प्रूव कर सकता हूं क्या, उसको रूप ढंग से दे सकता हूं क्या, और वही तरीकों को मैं दूसरों के ऊपर अप्लाई करूंगा तो वो उनको भी गोरापन या कालापन करके भेदभाव कर सकता हूं क्या। ठीक है, उतना तक सोचते हैं साइंटिस्ट लोग। और उस प्रकार देखें मतलब वर्नर ने क्या किया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में तो पूरा अपना जो भी लिखना तो सबको लिख लिया 3 सालों में, 3 साल के अंतर्गत सबके सब लिख के तैयार कर लिया, लेकिन उसे प्रूव करने के लिए इनको कई साल लग गए, कई साल लग गए। ठीक है, उस प्रकार देखते हैं मतलब ये वर्नर ने क्या किया, पहली बार प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को पता लगाया। मैं वहां पर अगर आप लोग ध्यान दिए रहते मतलब मैं 2 मार्क बोल के लिख के रखा हूं, ये 2 मार्क मैं इसलिए लिख के रखा हूं क्योंकि जब कभी भी हम लोग कुछ चीजों को पढ़ते हैं याद रखेंगे कि 2 मार्क 3 मार्क बोल के जब मैं बोलता हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जहां कहीं भी मैं स्टार मार्क लगाया हूँ उसको देखिए विशेषकर, अगर स्टार मार्क मैंने लगाया तो उसका कारण है वो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है बोले, वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला है, उसको केवल आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी मतलब क्या है, आप लोग जैसे पढ़े हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, वो सब डी ब्लॉक एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और मेटल का चार्ज जो रहता है, आयोनिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मेटल का रहता है, उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। क्या कहते हैं उसे, हम लोग कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिएगा स्कैंडियम का, ठीक है, स्कैंडियम के लिए देखिएगा, एक मिनट इसमें कुछ गड़बड़ी चल रही है मेरा। ठीक है, तो हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पर स्कैंडियम का। ठीक है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है आप लोग सबको पता है, 21 करके। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बोल के आप लोगों को पता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को पता है, +3 में केवल स्टेबल है बोल के हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत इसको पढ़ चुके हैं। मतलब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रहा है एक मेटल का,
उसे इन्होंने कहा प्राइमरी वैलेंसी। क्लियर, उसे उन्होंने कहा प्राइमरी वैलेंसी करके। तो सेकेंडरी वैलेंसी मतलब क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी मतलब मेटल के साथ कितना लाइगेंड अटैच किया है, कितना लाइगेंड अटैच हुआ है, उसको वो कह रहा है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी मतलब क्या है? मेटल का आयोनिक स्टेट को वो कह रहा है प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी मेटल के साथ कितना लाइगेंड जुड़ा हुआ है, उसे वो कह रहा है सेकेंडरी वैलेंसी करके ये कह रहे हैं। ठीक है, इसमें एक विशेषता को मैं और एक बार बताता हूं, देखिएगा। ये आदमी क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड इसको लिया इन्होंने। कोबाल्ट क्लोराइड को लेके ये क्या किया, जब कोबाल्ट क्लोराइड में थोड़ा सा अमोनिया डाला तो क्या हुआ, एक अमोनिया को बदली किया तो कुछ रूप रंग बदल रहा है, 2 को अमोनिया को बदली किया तो कुछ दूसरा रंग आ रहा है, 3 को अमोनिया को बदली किया तो तीसरा रंग आ रहा है। इस प्रकार हर एक बार एक अमोनिया को हटा के उसके बदले में क्लोरीन डाला, या क्लोरीन को हटा के कुछ अमोनिया डाला, तो हर बार उसका क्या हो जा रहा है, हर बार उसका रंग जो है बदलता जा रहा है। इसको इन्होंने पता लगाया है। और इसमें एक विशेष चीज इन्होंने याद करने बोल रहे हैं हम लोग को, वो क्या है, देखिए यहाँ पर वर्नर proposed the term secondary valency for the number of groups bonded directly to the metal ion. In each of the examples of the secondary valencies are 6. देख रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी इनमें से कहाँ बोल रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी जो है 6 से बोला जा रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी जो है 6 से बोला जा रहा है। उसके लिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर को देखिएगा। सेकेंडरी वैलेंसी इसलिए 6 बोला जा रहा है, यहाँ पर देखिएगा, एक कोबाल्ट जो है वो मेटल है, कोबाल्ट जो है मेटल है, मेटल के साथ कितना अमोनियम मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है देखिएगा। तो अमोनिया मतलब NH3 कितनी बार, देखिएगा यहाँ पर नीचे लिखे 6 बार। तो सेकेंडरी वैलेंसी हर एक मेटल का क्या रह रहा है, 6 गो रह रहा है। ठीक है, 6 हो रहा है। उदाहरण के लिए यहाँ का देखिए, यहाँ का कोबाल्ट को देखेंगे, यहाँ का कोबाल्ट को देखेंगे तो NH3 जो है 5 बार लिया हुआ है, मतलब 5। यहाँ पर एक तो क्लोरीन भी है तो 6 बार हो गया, आप लोगों को पता चल रहा है। तो सेकेंडरी वैलेंसी मतलब क्या है, फॉर द नंबर ऑफ ग्रुप्स बॉन्डेड डायरेक्टली टू द मेटल आयन, इसको याद रखेंगे। मेटल के साथ सीधा जितना लाइगेंड जुड़ा हुआ है उसको इन्होंने कहा रहा है सेकेंडरी वैलेंसी करके। ये सेकेंडरी वैलेंसी टोटल कितना रहता है बोल के बोला गया है, 6 गो रहता है बोल के बोला गया है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो कोबाल्ट और देखेंगे, फिर 6 गो वैलेंसी होना चाहिए था, तो यहाँ पर अमोनिया 4 गो लगा हुआ है और क्लोरीन 2 गो लगा है, टोटल कितना हो गया मेटल के साथ 6 गो हो गया। इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, आप लोगों को डाउट लग रहा होगा, इसको कैसे अरेंज करेंगे ब्रदर। देखिए कोबाल्ट हमको यहाँ लगा दिए, सोचिएगा ये है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ऑक्टा मतलब 8 बोल के आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर आप ऑक्टा का अर्थ हो रहा है जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अरेंजमेंट का तरीका को हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल करके। ऑक्टाहेड्रल मतलब हेड्रल का मतलब जगह, द वर्ड हेड्रल अर्थ क्या हो गया, हेड्रल का अर्थ जगह या अरेंजमेंट। तो ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या है, 6 गो इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने का तरीका को कह रहे हैं ऑक्टाहेड्रल। समझ में आ रहा है, 6 गो लाइगेंड को मेटल के साथ अरेंज करने का तरीका को कह रहे हैं ऑक्टाहेड्रल करके। ठीक है, उसको याद रखिए। तो यहाँ पर क्या लगा रहा हूं मैं, अगर अमोनिया लगा रहा हूं मतलब मैं अमोनिया को केवल ये करके लिख रहा हूँ, सोचिएगा। ठीक है, तो अमोनिया को मैं क्या करके लिख रहा हूँ, ये करके लिख रहा हूँ। तो कितना ये लिखना पड़ेगा मुझे, 2 4 5 6, केवल 6 को रहेगा, 7 को नहीं रहेगा। एक तो बॉन्ड हम लोग ज्यादा कर चुके हैं, एक तो हम लोग ज्यादा कर चुके हैं। देखिएगा केवल 6 गो रहेगा, केवल कितना रहेगा, 6 गो रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कितना बना चुका हूँ देखिएगा, तो यहाँ पर भी मैं 7 बनाया हूँ, वो भी गलत है। तो हम लोग को क्या करना है, और एक को हटाना है। ठीक है, केवल 6 गो रख सकता है ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर जो रहता है वो केवल ज्यादा स्टेबल रहता है, मतलब बहुत देरी तक रहने वाला, क्रिया में भाग लिए बिना स्थिर रूप में रहने वाला केवल ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर रहता है। ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर केवल रहता है, उसको आप लोग याद करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये चीज फिर याद दिला रहा हूं, वो क्या है,
यहाँ पर देखिएगा पोस्टुलेट्स के बारे में मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। पोस्टुलेट मतलब क्या है, नियम या तरीका। इन्होंने वो 3 सालों में पढ़ के क्या किया है, 3 साल का पढ़ा है, उसका मेहनत उन्होंने क्या किया उसको हम लोग देखने वाले हैं। ये 3 साल में क्या ऐसा पढ़ा है आदमी, 3 साल में केवल 4 गो पॉइंट पढ़ा है वो आदमी और कुछ नहीं। तो 4 गो पॉइंट को हम लोग तो 3-4 मिनट में पढ़ लेते हैं कि नहीं, हम लोग उतने बहुत बड़ा स्टूडेंट लोग हम लोग ना। देखिएगा ये 5 मार्क क्वेश्चन है पोस्टलेट्स, वर्नर का पोस्टलेट्स। पहला पोस्टलेट क्या है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल्स शो 2 टाइप्स ऑफ लिंकेजेस। लिंकेज मतलब रिश्ता, किसके साथ, लाइगेंड के साथ रिश्ता दिखाता है। 2 प्रकार के रिश्ता दिखाता है बोल के मैं तो बोल चुका हूँ, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी करके, है ना। प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी आप लोगों को पता है, तो पहला पॉइंट हम लोग सीख चुके हैं। दूसरा देखिएगा, द प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयोनाइजेबल, मतलब मेटल को आयोनाइज कर सकते हैं कि नहीं, +3 +2 +1 करके हम लोग बदल सकते हैं, आयोनाइजेबल, एंड आर सैटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, ठीक है नहीं। नेगेटिव आयंस देने से वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब अपने आप में खुश रहने वाला है, ठीक है। देखिए लेकिन सेकेंडरी वैलेंस को देखिए, द सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉट आयोनाइजेबल, उसको पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज के माध्यम से बदल नहीं सकते हैं, नॉट आयोनाइजेबल। These are satisfied by neutral molecules, यहाँ पर रखेंगे neutral molecules या नेगेटिव आयॉन्स, मतलब लाइगेंड से मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, उसको याद रखेंगे। The secondary valency is equal to the coordination number, मैं बोला था यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ते समय हम लोग क्या बोले थे, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 गो है ना। सेकेंडरी वैलेंसी भी उसका कितना है, 6 ही तो है, मतलब मेटल के साथ जितना लाइगेंड डायरेक्टली अटैच किया है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, इसको हम लोग कह रहे हैं सेकेंडरी वैलेंसी। और कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब भी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब भी मेटल के साथ जितना लाइगेंड बॉन्ड फॉर्म किया है, रिश्ता बनाया है, उसको हम लोग कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों बिल्कुल एक जैसा है, एक बराबर है, उसको आप लोग याद करेंगे। और चौथा पॉइंट को देखिएगा, द आयंस और ग्रुप्स bonded by the secondary linkage to the metal have characteristic spatial arrangement, मतलब इसको देखिए, मेरा वॉच को देखिएगा, एक मेटल है, ठीक है, और ये लाल पेन जो दिखाई दे रहा है आपको, लाल कलर का पेन जो दिखाई दे रहा है उसको सोचिएगा लाइगेंड। इन दोनों का अरेंजमेंट जो है, लिंकेज जो है, इन दोनों का लिंकेज जो है वो क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट मतलब क्या है, इनकी दूरियां तय कर चुकी है, किसके आधार पर, तो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबरों के आधार पर, मतलब 4 गो केवल रखा तो चारों 4 कोना में रहेगा, और 6 गो रखा तो क्या करेगा, चारों कोना में 4 गो, ऊपर नीचे एक एक को, उस प्रकार रहेगा। मतलब हर एक कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हर एक परिस्थिति में बदलता रहेगा, कितना एटम रहेगा, कितना लाइगेंड रहेगा, उसके आधार पर वो बदलेगा बोल के बता जा रहा है। उस प्रकार मेटल और लाइगेंड के दूरी को, स्पेशल अरेंजमेंट को तय करने का तरीका जो रहता है ना, उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। यहाँ पर देखेंगे सबको, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा सबसे इंपॉर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन है ये, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा करके, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। पॉली मतलब मेनी, हेड्रा मतलब अरेंजमेंट या प्लेस बोल के मैं बता चुका हूँ, मतलब इस मेटल के साथ मैं इस पेन को यहाँ पर अरेंज करता हूँ, ऊपर अरेंज कर सकता हूँ, या नीचे की ओर अरेंज कर सकता हूँ, या साइड ई साइड की ओर अरेंज कर सकता हूँ, या आप लोगों के सामने अरेंज कर सकता हूँ, या मेरे सामने अरेंज कर सकता है कि नहीं, बहुत सारे तरीकों में अरेंज कर सकते हैं, इसलिए उसको कह रहे हैं पॉलीहेड्रा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ठीक है। यहाँ पर मैं और आप लोगों को और एक विशेष चीज भी बता रहा हूँ, उसको भी ध्यान देंगे आप लोग, वो है कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब क्या है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब जैसा मैं आप लोगों को ये सब ब्रैकेट बना के दिखाए हैं, इस प्रकार कुछ ब्रैकेट बनाए हैं, अगर यहाँ पर मेटल लगाए और मेटल के साथ क्या लगाने बोला हूँ, लाइगेंड लगाने बोला, मेटल और लाइगेंड दोनों को एक ब्रैकेट के अंतर्गत लगाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। यहाँ पर पढ़ के देखिएगा, द स्पीशीज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट आर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज आर कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स मतलब आप लोग पढ़ चुके हैं, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स मतलब आप लोग पढ़ चुके हैं,
मेटल और लाइगेंड का जुड़ाव को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिया जा रहा है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब क्या है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत मेटल और लाइगेंड को रखा जाता है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज करके कह रहे हैं। और ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर मतलब ये जो ब्रैकेट बनाया सोचिएगा, इसमें मेटल ले लिया, उसके साथ साथ लाइगेंड को भी ले लिया। अगर इसके बाहर कुछ लिखा हुआ रखिए, कुछ मेटल या लाइगेंड या कुछ भी लिखा हुआ रखिए, कुछ भी लिखा हुआ रखिएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, काउंटर आयोन्स करते हैं। क्या कहते हैं, काउंटर आयोन्स कहते हैं उसको। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ रहता है उसका हम लोग क्या कहते हैं, काउंटर आयोन्स करके। क्यों काउंटर आयोन्स कहा जाता है, इसको देखिएगा। मेटल को हम लोग कहते हैं सेंट्रल आयोन, मेटल को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल आयोन कहते हैं। मेटल को हम लोग क्या कहते हैं भाई लोग, सेंट्रल आयोन कहते हैं। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, काउंटर आयोन। क्यों क्यों काउंटर आयोन कह रहे हैं, मेटल के विरुद्ध में, मेटल के बाहर है, स्क्वायर के बाहर है, मतलब मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसको बरकरार रखने के लिए, मतलब उसको स्थायी रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए उसको क्या किया जा रहा है, बाहर से कुछ दूसरा मेटल या लाइगेंड आके अटैच करना है, इसलिए उसको कह रहे हैं हम लोग काउंटर आयोन। इसलिए उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंटर आयोन। यहाँ पर देखिएगा आप लोगों का पेज नंबर तक यहाँ पर मैं लिखता हुआ जा रहा हूँ, पेज नंबर आप लोगों को दिखा जा रहा है 245 आप लोगों का पेज नंबर है। और जो हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करके हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे जाते हैं तो और कुछ हम लोग को सीखने को मिलेगा, देखते हैं। देखिएगा, कल मैं इसको पढ़ाते समय आप लोगों को कुछ दिक्कतें आप लोगों को सामने नहीं रख पाया, क्योंकि समय भी समाप्त हो रहा था कल, उसके चलते मैं जल्दी कर रहा था और आप लोगों को एकदम विस्तार रूप में नहीं समझा पाया। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विद aqueous सॉल्यूशन, aqueous मतलब पानी, aqueous का अर्थ हो गया पानी या लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, aqueous सॉल्यूशंस assign secondary valency to metal in the following compounds। क्या करने बोला है, सेकेंडरी वैलेंसी को पता लगाने बोल रहा है हम लोग को, सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोग को पता लगाने बोल रहा है। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब हम लोग जानते हैं मेटल के साथ जितना लाइगेंड सीधे संबंध में आया उसको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी करके। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड per mole of the compound, देखेंगे AgCl मतलब क्या है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड क्या किया, प्रेसिपिटेट हुआ, प्रेसिपिटेट मतलब वो कंपाउंड से बाहर निकला गया है, बाहर निकाला गया है। देखिएगा यहाँ पर का देखिएगा, प्लैटिनम जो है वो पैलेडियम जो है वो पैलेडियम है, Pd जो है पैलेडियम है, पैलेडियम जो है मेटल है, मेटल के साथ सीधा संबंध में। देखिएगा ब्रैकेट नहीं लगाया मतलब यही कोना तक है, ये कोना तक हमको लेना है, ब्रैकेट नहीं लगाया मतलब एकदम पूरा कोना तक लेना है। देखिए यहाँ पर 2 गो क्लोरीन है, 2 मेटल के साथ सीधा संबंध में, और यहाँ पर देखिए 4 गो NH3, मतलब टोटल कितना हुआ, 6 गो हुआ, टोटल कितना हुआ, 6 गो, 6 गो लाइगेंड मेटल के साथ सीधा संबंध में था। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिएगा कितना वो बाहर निकला गया, उसमें से 2 गो हटा दिए, 2 गो कुछ दूसरा रूप लेके बाहर चला गया, मतलब 6 से 2 गो को माइनस किया तो कितना मिलेगा हम लोग को, 4 मिलेगा। तो पहला का आंसर देखिएगा सेकेंडरी इज इक्वल टू 4। क्लैरिटी मिला आप लोगों को। और उसी प्रकार दूसरा वाला को देखिएगा, दूसरा वाला को देखिएगा, निकल को देखिए, निकल जो है मेटल है, निकल के साथ 2 गो क्लोरीन है और 6 गो पानी है भाई, 6 गो पानी है, मतलब टोटल एनडीटी कितना हो गया इसका, सेकेंडरी वैलेंसी जो है 8 हो गया ना, 8 हो गया। उनमें से कितना को निकला गया है, बाहर 2 को निकला गया, तो 8 माइनस 2 कितना हुआ, 6 हुआ। आंसर हम लोग का कितना है, 6 गो है। क्लैरिटी मिला आप लोगों को, यस। और आगे देखिएगा, प्लैटिनम को देखते हैं, प्लैटिनम को देखिएगा, क्लोरीन कितना है, 4 गो क्लोरीन है और HCl 2 गो है, मतलब 6 गो हो गया, 6 गो हुआ, और निकला हुआ कितना है, 0 है, मतलब 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। तीसरा का हम लोग आंसर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, सही है। और उसी प्रकार देखिए कोबाल्ट का, फिर कोबाल्ट को देखते समय यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोबाल्ट में 3 गो क्लोरीन है और 4 गो अमोनिया है, टोटल कितना हो गया, 7 हो गया। 7 में से कितना बाहर गया, 1 तो बाहर गया, मतलब -1, तो टोटल कितना हुआ, 6 गो। आंसर निकल रहा है हम लोग का आराम से। और उसी प्रकार नीचे वाला को देखिएगा, प्लैटिनम को देखिएगा, Pt
प्लाटिनम में देखेंगे तो 2 गो क्लोरीन है, 2 गो अमोनिया है, मतलब 4 गो है ना। सेकेंडरी वैलेंस जो है उसका 4 गो, या कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उसका 4 को है, और कितना बाहर निकला है 0, तो -0 कितना हुआ, टोटल इज इक्वल टू 4। सेकेंडरी वैलेंस कितना हुआ हम लोग का, 4 गो केवल निकला। आंसर क्लियर है ना आप लोगों को? हाँ, अभी देखिएगा हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं प्राइमरी सॉल्ट और सेकेंडरी सॉल्ट करके, प्राइमरी सॉल्ट और सॉरी डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट करके हम लोग पढ़ने वाले हैं, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये दोनों के दोनों जो है, दोनों के दोनों जो है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड्स, मतलब 2 या 3 प्रकार के कंपाउंड्स को स्टेबल रूप में बनाया गया है। स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब अरेंज करने का तरीका, ठीक है, 2 या 3 मॉलिक्यूल को लाके साथ में अरेंज किया हुआ है। इसमें आप लोगों को पूछा जाएगा डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इन दोनों का अंतर क्या है। डबल सॉल्ट को क्रिस्टल रूप में आप लोग पास देख सकते हैं, उसी प्रकार कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को भी क्रिस्टल रूप में देख सकते हैं, मतलब कुछ निर्धारित किया हुआ स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई देगा। उसके साथ साथ जब डबल सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पिघल के आयोन के माध्यम से बदल जाएगा, मतलब प्लस चार्ज माइनस चार्ज उसमें पानी में बदल जाएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो कुछ बदलेगा नहीं। उदाहरण के लिए लेते हैं तो हम लोग का NaCl, नॉर्मल नमक जो हम लोग प्रयोग करते हैं घर में, उसको सोचिएगा डबल सॉल्ट करके NaCl, सोडियम क्लोराइड ना, 2 गो मॉलिक्यूल कंबाइन किया है, उसको हम लोग डबल सॉल्ट के माध्यम से सोच लीजिए, पानी में डालते हैं तो क्या हो जाएगा, फुल मिल हो जाएगा, Na+Cl- करके बदल जाएगा, आयोन के रूप में बदल जाएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स के रूप में देखते समय एक पत्थर को सोच लीजिएगा, पत्थर को पानी में डालते हैं तो क्या पत्थर जो है पिघल सकता है, हल सकता है, नहीं होगा। तो कॉम्प्लेक्स आयोन क्या हो जाएगा, आपको सॉल्यूशन में डालते समय आयोन के रूप में नहीं बदलेगा, लेकिन डबल सॉल्ट जो है वो आयोन के रूप में बदल सकता है। ठीक है, एक उदाहरण जो है आप लोगों की किताब से उदाहरण लिखना है, वो है मोर सॉल्ट का फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, इसको ये उदाहरण आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, पोटास सालम करके इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल भी आप लोगों को होगा, मैडम को बोलिएगा प्रैक्टिकल करवाने के लिए, ताकि आप लोगों को मोर सॉल्ट के द्वारा आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो और आसानी रूप से इसको सीख सकते हैं। और दूसरा है कॉम्प्लेक्स के लिए पोटासियम फेर्रोसाइनाइड, उसको आप लोग हम लोग एक उदाहरण के लिए ले रहे हैं। मैं आज का वीडियो यहाँ पर पोस्ट कर रहा हूँ, और कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, अभी कुछ डाउट हो रहा है तो। उसके बाद हम लोग अगले क्लास को और 10 मिनट में रखेंगे, ठीक है।